Blueprint मतलब a rough idea or a plan to chalk out a process. It is done before an act. ये it is done before an act क्यों लिखा है? क्योंकि एक एक्ट के पहले हो रहा है, केस टेकिंग करने के पहले कर रहे हैं, ये पहले सोच रहे हैं केस टेकिंग करने से पहले कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट या क्या क्या चीजें सोचनी है, इसलिए ये ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग है। ठीक है, ये हैं हेडिंग्स जो 5 to अफोरिज्म 8 तक हमें अफोरिज्म्स में बताई जाएंगी। 5 में हम जानेंगे कॉज ऑफ द डिजीज के बारे में, उसके बाद हम 6 में जानेंगे पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज के बारे में, 7th में हम जानेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में, और 8th में रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। अपने अपने माइक म्यूट कर लो जो भी हैं। सितेशु माइक म्यूट कर लो। तो ये 4 अफोरिज्म में हम ये चीजें, ये हेडिंग्स हैं उन अफोरिज्म की, और ये चीजें हम जानेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है 5 का, जो है कॉज ऑफ द डिजीज। 6, 7, 8 में हम क्या देखेंगे? पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ये मिला के एक सेक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग। अब ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग बताने से पहले एक जनरल आइडिया अबाउट केस टेकिंग है तुम लोग को। केस टेकिंग किसे कहते हैं, क्या होता है केस टेकिंग की डेफिनेशन क्या है? कोई भी इसका आंसर करेगा? 4th ईयर में से, इंटर्न्स में से, या 2nd ईयर जो भी है, 3rd ईयर है, किसी को केस टेकिंग के बारे में कुछ भी पता है वो बताए। फोर्थ ईयर, किसी को नहीं पता केस टेकिंग क्या होती है? सर इसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देख मिलाते हैं और क्या, टोटलिटी लेते हैं पेशेंट बस, और क्या? सिम्टम। और कुछ नहीं होता केस टेकिंग में, टोटलिटी लेनी होती है बस। अगर टोटलिटी लेनी होती तो वो टोटलिटी कैसी होती है, चलो ये बताओ। अगर तुम्हें ये पता है कि टोटलिटी लेते हैं केस टेकिंग में, तो कैसी टोटलिटी लेते हैं? सर उसके सिम्टम की टोटलिटी मिलाएंगे कि मतलब कि रेमेडी जो है किससे मिलता है, सिमिलिया के बेसिस पे। ठीक है, मान लो अगर मैं तुम्हें केस दे रहा हूं अपना, मैं एक पेशेंट हूं, मैंने जो बोला तुमने सब लिख लिया, अब दवाई सब सिम्टम पे दे दोगे? नहीं सर, कुछ सब्जेक्टिव रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि फिजिशियन खुद भी देखेगा कि आखिर पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम आ रहे हैं, मतलब होता है ना कि हाँ वो नर्वस होता है। वो कॉन्सेप्ट मैं समझ गया। चलो कुछ मैंने बताए जो सब्जेक्टिव हो गए, कुछ तुमने ऑब्जर्व करे जो ऑब्जेक्टिव हो गए, पर क्या जितना सब कुछ है सबको उठा के तुम दवाई दोगे? सर पिक्यूलियर सिम्टम, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि केस टेकिंग होती है। केस टेकिंग की पर्टिकुलर डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। केस टेकिंग के आधे अधूरे कॉन्सेप्ट रहते हैं लोगों के दिमाग में। कुछ लोग बोलते हैं टोटलिटी होती है, कुछ लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सिम्टम लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सिम्टम लिख लेते हैं। ये सारे एस्पेक्ट अपनी अपनी जगह पे सही हैं, पर पूरे केस टेकिंग को डिफाइन नहीं करते हैं। पूरी केस टेकिंग की डेफिनेशन के लिए हमें ये जानना जरूरी है। Case taking is the process of perceiving and recording the details of the suffering of a person to achieve individualization through anamnesis. Case taking एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम परसीव करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और ये परसीविंग वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्ड नो डाउट हम करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजिशियन इन केस टेकिंग इज परसीविंग। रिकॉर्डिंग तो हमारा आगे का फॉलोअप मेंटेन करने के लिए, आगे की प्रोग्नोसिस के लिए, उन सब के लिए हेल्प करता है, पर जो हम परसीव करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केस टेकिंग में। और हम इससे करते क्या है, इसका पर्पस क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट को। परसीविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केस टेकिंग। केस परसीविंग इज नॉट मेनली सीइंग और रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट। सिर्फ देखना, सुनना, लिखना, ये केस परसीविंग नहीं होती है। केस परसीविंग क्या होती है? रादर इट इज एन अप्रोच ऑफ एवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ अ बीइंग व्हिच ब्रिंग्स टू द फोर्स हिज एसेंस एज एन इंडिविजुअल। ये जो एसेंस एज एन इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, अगर तुम लोग को याद होगा जो पिछले अफोरिज्म्स हमने पढ़े थे, उसके डिस्कशन के दौरान मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हमें डिजीज नहीं लेनी है, हमें पूरा पूरा इंडिविजुअल भी नहीं लेना है, हमें
एक इंडिविजुअल में वो डिजीज कैसे आ रही है वो उठाना है। हमें सिक नहीं उठाना, जो डिजीज है वो नहीं उठाना, हमें इंडिविजुअल नहीं उठाना, हमें डिजीज्ड इंडिविजुअल के ऊपर काम करना है कि वो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वो डिजीज जब उस इंडिविजुअल के अंदर आई तो वो डिजीज इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बनता है, उस पे हमें टोटलिटी निकालनी है और उसको परसीव करना है। अगर सिर्फ डिजीज दे दी तो वो भी गलत है, सिर्फ इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे दे दिया, डिजीज के बारे में एकदम नहीं सोचा तो वो भी गलत है। ये टोटलिटी लेने में ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि डिजीज इंडिविजुअल की बात हो रही है। It is a conscientious effort of a physician to open a magic door in each and every patient that leads to the exposition of true self. अब हर पेशेंट को आप देखते हो, मान लो डिजीज है, अगर सिर्फ डिजीज उठाना होता तो कोल्ड एंड कफ है, मेरे को हुआ, तुमको हुआ, 4 और लोगों को हुआ, एक दवाई दे दो, सिर्फ वो भी नहीं कर सकते। मान लो अगर सिर्फ इंसान उठाना होता तो 4 लोगों की पर्सनैलिटी देख लो, 4 लोगों की पर्सनैलिटी, उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 4 दवाई निकाल दो और सिर्फ दे दो, कोई भी डिजीज हो, कुछ भी हो, कोई भी सिम्टम वो दिखा रहा हो। क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। एक इंसान में मेरे अंदर जुकाम खांसी आई तो मेरा कैसा रिएक्शन है उस पर दवाई देनी है, किसी दूसरे के अंदर खांसी जुकाम आया तो उसका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर दवाई देनी है। आधा अधूरा काम नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परसीविंग। और परसीविंग क्या है? ये जो ऑरेंज में यहाँ डेफिनेशन लिखी है परसीविंग की, परसीविंग वो है, वो शब्द छोटा है पर इसकी डीपर मीनिंग है। और ये डीपर मीनिंग जैसे जैसे हम आगे केस टेकिंग पढ़ेंगे उसमें भी हम समझेंगे, जो 82 से 104 अफोरिज्म्स के बीच में है। ठीक है ना? अब तुमने केस टेकिंग समझ लिया क्या है। टाइप्स ऑफ केस टेकिंग कितने होते हैं, कितने प्रकार के केस टेकिंग होते हैं, ये कोई किसी को पता है? कोई बताएगा? एक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट एंड क्रॉनिक केस टेकिंग, ठीक है। 2 तरीके के केस टेकिंग होते हैं, अक्यूट और क्रॉनिक केस टेकिंग। अगर डीपर लेवल पे देखोगे तो बेसिक डिवीजन जो केस टेकिंग का होता है ना, जो कि अभी इस लेवल पे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे जाके करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्गेनॉन में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, कि बेसिक केस टेकिंग एक्चुअली होती है 2 प्रकार की, थेराप्यूटिक और एनामेनिस्टिक। और एनामेनिस्टिक के अंदर ये अक्यूट और क्रॉनिक का डिवीजन आता है, पर इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो उठाना है वो बेसिक चीज क्या है? अक्यूट केस टेकिंग और क्रॉनिक केस टेकिंग। अब तुमने केस टेकिंग समझी क्या होती है, केस टेकिंग के बारे में थोड़ा जाने। अब 2 टाइप के होते हैं, तुमने बताया अक्यूट और क्रॉनिक। अब ये कैसे डिसाइड करोगे तुम्हें अक्यूट केस टेकिंग करनी है या क्रॉनिक केस टेकिंग करनी है? ये कैसे डिसाइड करोगे तुम किसी केस के अंदर? ये कौन आंसर बताएगा कि क्या क्राइटेरिया है कि आप अक्यूट केस टेकिंग करोगे, क्या क्राइटेरिया है कि आप क्रॉनिक केस टेकिंग करोगे? बताओ। कुशाग्र, तुमने बोला अक्यूट और क्रॉनिक, अब ये बताओ क्राइटेरिया क्या है अक्यूट और क्रॉनिक का? सर एक्यूट केस में सर, जैसे एक्यूट की डेफिनेशन होती है कि सडन आता है, स्मॉल, और उसका जो डिक्लाइन होता है वो आइदर रिकवरी और डेथ होता है, और सर पीरियड भी उतना शॉर्ट होता है। क्रॉनिक का पीरियड लॉन्ग होता है। ये तो मैं समझ गया, अक्यूट और क्रॉनिक की डेफिनेशन हो गई, ये हमने डिफरेंशिएशन जान लिया। पर ये क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो हमें बताएगा कि नाउ वी विल डू केस टेकिंग इन अक्यूट वे और वी विल डू केस टेकिंग इन अ क्रॉनिक वे? कॉज देखना होगा, एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज। यही मैं जानना चाह रहा था, यही करेक्ट आंसर है। और इसीलिए हम अफोरिज्म 5 पढ़ते हैं। अफोरिज्म 5 हमें यही बताता है, जब हम किसी का केस लेने जाते हैं और हम उस क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, कौन सी रोड करनी है टेक हमें। अब रोड को मेटाफोरिकली यूज किया है, लिटरली मत लेना कि चले गए रोड पे चलने के लिए। रोड से मतलब है कि आपको अक्यूट केस टेकिंग करनी है कि आपको क्रॉनिक केस टेकिंग करनी है। ये डिसाइडिंग फैक्टर आप कैसे लाओगे? अफोरिज्म 5 के थ्रू लाओगे, जो हमें बताता है कि एक्साइटिंग कॉज मिल रहा है और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या दिखा रही हैं, तो आप अक्यूट केस टेकिंग करो। कोई फंडामेंटल कॉज दिख रहा है और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या दिखा रही है, तो आप क्रॉनिक केस टेकिंग करो। ये 5वां अफोरिज्म वो क्रॉस रोड का डायरेक्शन दिखाने वाला एस्पेक्ट है। ठीक है। अब सर्च फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज, अब यही है अफोरिज्म 5 में
कि कॉज ऑफ द डिजीज क्या है। अगर अक्यूट डिजीज है तो कॉज क्या होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। इससे क्या समझते हो तुम, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज से अक्यूट डिजीजेस के अंदर? सर कोई रीसेंट कोई फैक्टर हो जो रिस्पॉन्सिबल होगा सर, एक्साइट द प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर। ठीक है, बेसिक जो प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज की जो बात हो रही है ना अक्यूट में, वो ये है कि मान लो मैं तुम्हारे पास, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हुआ कि मान लो मैं तुम्हारे पास कोई कंडीशन लेके, कोई बीमारी लेके आया, मान लो अक्यूट कंडीशन, जो सो कॉल्ड अक्यूट कंडीशन मैं बोल देता हूं कि खांसी है, जुकाम है, फीवर है। अब तुमने पूछा कब से है, ये पूछते हो ना केस टेकिंग में सबसे पहले, कितने दिन से है, क्या ड्यूरेशन है उसका, कब से आपको ये हो रहा है। तो मैंने तुमको बताया कि कुछ टाइम से, अभी 2-4 दिन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके पहले तो एकदम ठीक था। तो तुम वहां पर ये इंक्वायर करने जाते हो कि 2-4 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था, 2-4 दिन पहले ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंस था जिसने ये आज की कंडीशन को एक्साइट किया और ये कंडीशन आई। उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज अक्यूट केसेस में, जो 3-4 दिन 5 दिन पहले हो रहा है। अब इसमें कंफ्यूज यहां भी इसमें मत होना कि अब अक्यूट डिजीजेस है तो मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज सिर्फ अक्यूट ही होगा। हो सकता है ये अक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज भी हो। कोई क्रॉनिक डिजीज चलती चली आ रही है, वो दबी हुई है, अभी उसका कोई अटैक नहीं आ रहा है, अभी तुमने कुछ ऐसी चीज करी कि उसका सडन अटैक आ गया। आप अस्थमा के पेशेंट हो, आप अभी नॉर्मल चल रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई ऐसा एक्साइटिंग फैक्टर, कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आया, अचानक से एक अस्थमेटिक अटैक आया। अब आपके पास पेशेंट अस्थमेटिक अटैक में सिम्टम लेके आ रहा है, आप अक्यूट डिजीज सोच के उसको दवाई देते जाओ कि उसको, अब ये इंक्वायर मत करो उसमें कि हाँ क्रॉनिक है, अक्यूट एक्सैजर्बेशन है, ये डिफरेंशिएट मत करो। ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज मिलेगा तो या तो अक्यूट डिजीज होगी या तो अक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज होगा। क्रॉनिक डिजीज क्यों नहीं होगा एक्साइटिंग कॉज से, ये कौन आंसर करेगा? अगर एक्साइट ही कर रहा है अंदर की कंडीशन को, तो क्रॉनिक डिजीज को क्यों नहीं एक्साइट कर सकता? क्रॉनिक के लिए सर क्रॉनिक मियाज्म की जरूरत पड़ती है। क्रॉनिक मियाज्म की जरूरत पड़ती है। क्या मेंशन्ड है फॉर्जन 206 में? कि कुछ उसकी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एक क्रॉनिक डिजीज को डेवलप कर पाए, अदरवाइज तो कर नहीं पाएगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या चीज है जो एक्साइट या इग्नाइट करती है, एक्साइटिंग कॉज क्या इग्नाइट कर सकता है वो क्रॉनिक डिजीज को, इसका एक्सप्लेनेशन अफोरिज्म 206 में हनीमैन ने दिया हुआ है हमें। क्या कि इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस नेचर वी मस्ट नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी डिसीव्ड। धोखा नहीं खाना चाहिए हमें इससे, डिसीव्ड वर्ड यूज किया है, by the assertions of the patient of their friends who frequently assign as the cause of chronic, even of the severest and most inveterate diseases, either a cold, caught, wetting, drinking cold water after being heated many years ago, or former fright, sprain, vexation, sometimes even a bewitchment. ये सारे एक्साइटिंग कॉज हैं, इन सारे एग्जाम्पल हैं मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज के अफोरिज्म में। इसके बाद हनीमैन ने क्या बोला, ये एग्जाम्पल्स बता के कि हमें धोखा नहीं खाना है कि ऐसा कोई एक्साइटिंग कॉज, these causes are much too insignificant to develop a chronic disease. ये कॉज कभी क्रॉनिक डिजीज डेवलप नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, इन अ हेल्दी बॉडी टू कीप इट अप फॉर ईयर्स एंड टू एग्रेवेट इट ईयर बाय ईयर। अक्यूट डिजीजेस होते हैं, वो आते हैं, अपना एक ऑनसेट लेते हैं, अपना एक पीरियड करते हैं और चले जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज आता है, ऑनसेट पीरियड करता है, पर वो जाता नहीं है। अक्यूट और क्रॉनिक में बेसिक डिफरेंशिएशन ये है। इसी वजह से ये इतने सिग्निफिकेंट चीजें नहीं है, ये एक्साइटिंग कॉज इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि एक क्रॉनिक डिजीज को एक्साइट करके निकाल पाए, और उसको निकाल पाए या फिर उसको मेंटेन कर पाए और ईयर बाय ईयर एग्रेवेट करते पाए। ये साफ साफ यहां पर हनीमैन ने अफोरिज्म 206 के फुटनोट में कह दिया है। अब वापस आते हैं, अक्यूट डिजीजेस का मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज हो गया। अब यहीं पर क्रॉनिक डिजीज का क्या है, most significant point in the whole history of the case, fundamental clause या chronic miasm जिसको हम कहते हैं,
ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अगर क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक केस टेकिंग करनी है तो ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। अक्यूट करनी है तो ये चीज ढूंढनी पड़ेगी, और यही हमें बताएगा, ये मिलता है तो यही बताएगा कि आपको किस राह पे जाना है। अब मेन फोकस पॉइंट्स क्या होते हैं एक अक्यूट डिजीज की केस टेकिंग में? अगर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम रिमेंबर कर रहे हो ना, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर देन इनफ है टू परसीव और टू टेक एन अक्यूट केस। वो 3 पॉइंट क्या है? पहला, पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। ये हमने जो अफोरिज्म 5 में पढ़ा कि क्या वो एक्साइटिंग कॉज है जो हमें मिल रहा है, ये पहली चीज हमें मिल गई। अब दूसरा क्या है? चीफ कंप्लेंट, जो 82 अफोरिज्म में बोलते हैं ना कि अक्यूट, 82 अफोरिज्म पढ़ोगे केस टेकिंग में तो उसमें लिखा है कि अक्यूट की केस टेकिंग बहुत शॉर्ट वे में होती है, क्योंकि हर चीज सामने होती है, कोई चीज छुपी नहीं होती। 3-4 दिन पुरानी चीज है, उसको पता होगा कैसे आई, क्या हुआ, कैसे सिम्टम आए। तो हमने चीफ कंप्लेंट्स लिखी, हमने एक्साइटिंग कॉज देखा, और जो तीसरी चीज है ना, ये तीसरी चीज को बोलते हैं एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, जो इसी अफोरिज्म का बाद का पार्ट है। और ये एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस अक्यूट में भी इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक में भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो ये 3 पिलर इनफ है प्रिस्क्राइबिंग के लिए एक अक्यूट केस में। और इसी को डॉक्टर हेरिंग ने बोला है द 3-लेगेड स्टूल। 3 स्टूल के लेग मिले, प्रिस्क्राइब कर दो, अक्यूट केस में काम करेगा। और ये है वो 3 फैक्टर जो उन्होंने 3-लेगेड स्टूल में बताए हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज के हमारी मटीरिया मेडिका में। ये जैसे तुम मार्क्ड इसमें देख रहे होगे कि बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड, कि ओवरहीटेड होने के बाद तुरंत कुछ नहा लिया, तुरंत भीग गए, तुरंत जाके रिवर में नहा लिए, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। 3 दिन पहले ऐसा हुआ और 3 दिन बाद क्या हुआ? फीवर, जुकाम, खांसी आ गया। या फिर ओवर ईटिंग कर ली, अगले दिन से पेट खराब हो गया। लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन करा, अगले दिन से सिर दर्द, ये वो सब चीजें चालू हो गई। ऐसे ही ड्राई कोल्ड विंड चल रही है, उसमें बाहर गए, बिना हेलमेट के गए, खुलेआम तेज बाइक चलाई, उसके बाद से अगले दिन से खांसी जुकाम चालू हो गया। ये एग्जांपल्स हैं मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज के। अब ये जो 3 एग्जांपल है, क्या बता सकता है ये 3 दवाइयां कौन सी हैं? पहला रेस्टॉक्स, पहला रक्सटॉक्स है। आखिरी वाला सर एकोनाइट। आखिरी एकोनाइट है। बीच वाला क्या है? बीच वाला किसी को पता है? नक्स वोमिका। करेक्ट, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका। ठीक है, अब ये हमारा अक्यूट का पार्ट हो गया। अभी हमने अक्यूट की बात कर ली, अक्यूट के मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज की बात कर ली। अब हम आते हैं फोकस पॉइंट क्या है क्रॉनिक डिजीज के या क्रॉनिक केसेस में कैसे हम फोकस करेंगे। फॉर क्रॉनिक डिजीजेस वी हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। यहाँ होल को ऐसे लिखा और होल को इतना खींचा इसलिए जा रहा है, ये हमारे सर हैं डॉक्टर राशिद अख्तर जो हमें पढ़ाते हैं ऑर्गेनॉन, जिनसे हमने सीखा है ऑर्गेनॉन, वो ऐसे ही इसको एक्सटेंड करके बताते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जितना एक्सटेंड करोगे उतना ही जाके तुम इंक्वायर करोगे। अगर होल बोल के छोड़ दोगे तो बस 1-2 हिस्ट्री में लोगे पॉइंट्स और गया, केस में वो चीज निकाल ही नहीं पाओगे। तो जितना होल पे फोकस करोगे, जितना इसको लंबा ले जाओगे, जितना पास्ट में पीप करोगे, उतना प्रेजेंट और उतना फ्यूचर उस पेशेंट का सुधार पाओगे क्रॉनिक केसेस में। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं फंडामेंटल माइज्म जानने के लिए? पास्ट हिस्ट्री हमारे पेशेंट की क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री क्या होती है, फैमिली हिस्ट्री क्या होती है, एज फार एज यू कैन गो, जितना तुम इंक्वायर कर सकते हो उतना इंक्वायर करो इन 3 एस्पेक्ट में। यही 3 नहीं, और भी एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन इन 3 मेजर एस्पेक्ट्स में तुम जितना इंक्वायर कर सकते हो पेशेंट में करना चाहिए। और यही तुम्हें बताएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज। यही 3 जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा मिलेगा। सिर्फ ये नहीं है, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस पे, जो तीसरा पार्ट है। अब ये भी कंसिडरेशन में लेना है। एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस होते क्या हैं?
कौन बताएगा एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? कोई तो बोलो। सर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, सर मोरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग। ये होता तो है, ये तो होता है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं तो पता है क्या करते हैं, इनका काम क्या है, होते क्या है, इसकी वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस की इस अफोरिज्म में? सर वो डिजीज को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर उसको मेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं, बट अगर वो उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो उसको कंटिन्यू रख रहा है, तो मेडिकेशन सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं उसके क्योर में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, हमने एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस यहाँ पढ़ रहे हैं, एक अफोरिज्म हमने पहले पढ़ा है 4 में से जहां पर एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस का मेंशन हुआ है, डायरेक्टली नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हुआ है, वो अफोरिज्म कोई बताएगा और वो रेफरेंस कोई बताएगा? सर अफोरिज्म नंबर 3 कहां पर दिया है 3 में? सर उसमें आपने बताया था कि ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। करेक्ट आंसर, ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी। जहां 3 में ये लिखा है ना ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी, और जैसे ये महिमा ने बताया कि जो चीज हमें डिजीज को क्योर करने में ऑब्स्टेकल डाल रही है वो एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने के लिए। अक्यूट में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक में ही उतने ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं करना कि अक्यूट है तो एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस को भाड़ में जाने दो। अगर यही भाड़ में जाने देना होता तो यहाँ पर मैं ये एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस को 3 लेगेड स्टूल में एक फैक्टर नहीं डालता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अक्यूट डिजीज में भी और क्रॉनिक में भी। और इस एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस में अफोरिज्म 5 में हनीमैन ने 7 सर्कमस्टेंसेस बताए हैं और लिखा है एक्सेट्रा। 7 नहीं होते, कोई क्वेश्चन है किसी को? 7 नहीं होते, 7 के अलावा भी बहुत सारे एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन हनीमैन ने मेन 7 पे फोकस करने को बोला है। वो क्या क्या है? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या है, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, और साथ साथ एज और सेक्सुअल फंक्शन। अब इसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस के, हमारे जो केस में हमारे केस को इधर उधर ले जाते हैं कि इंसान का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंसान का इंटेलेक्चुअल या मॉरल कैरेक्टर कैसा है, क्या वो सेक्सुअली फंक्शन सही से कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ कि मेरी अब ये जो चीज है मेरी सेक्सुअल लाइफ क्या सही चलेगी नहीं चलेगी, उसकी वजह से उसके अंदर कैसे इमोशंस हो रहे हैं, और वो इमोशन कहीं उसकी डिजीज का कोई कॉज तो नहीं है, या वो मेंटेनिंग कॉज की तरह काम तो नहीं कर रहा वो इमोशन। एज फैक्टर कि कौन सी एज में कौन सी डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है, कौन सी एज में कौन सी डिजीज प्रोमिनेंट होती है। मोड ऑफ लिविंग कैसा है, मान लो तुम दवाई दे रहे हो, वही अस्थमा का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, अस्थमा के पेशेंट को दवाई दे रहे हो, डैम सेलर्स में बैठा हुआ है, डैम जगहों में बैठा हुआ है, तो क्या ठीक होगा? नहीं होगा। तुम लाख दवाई दे दो उसके सरदर्द की, अगर घर जाके वो रोज वही सरदर्द वाले माहौल में रहेगा जहां पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस फैक्टर घर वालों से नहीं बनती, रोज लड़ाई होती है, तो क्या उसका सरदर्द ठीक कर दोगे? नहीं कर पाओगे। यही ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी की बात करता है हनीमैन पीछे, और यही एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अभी मैंने तुम्हें बेसिक इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है, अगर एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस डिटेल में पढ़ना है तो राशिद सर का यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज के साथ उन्होंने पढ़ा है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस को, वहां से तुम पढ़ सकते हो। ये एक बेसिक बिगिनर के लिए रखा हुआ है ये वीडियोस, इस वजह से यहाँ पर अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको उतना, लेकिन अगर इन डेप्थ जानना है तो सर के वीडियोस देख सकते हो, उसमें पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस का। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट ये अफोरिज्म हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि नीड ऑफ केस टेकिंग, कैसे क्या नीड है, क्या क्या जानना है इसमें, ये बताता है। ये जो 5, 6, 7, 8 है ना, इसमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या ये चीजें बता रहे हैं। अब 5 तुम्हें बताएगा कि क्या क्या जानना है, 6 में आओगे तो 6 बताएगा कि कौन कौन सी जगह से कहां से तुम्हें जानना है, वो 6 बताता है। अब 7 उसके बाद आएगा कि ये तुमने क्या क्या जाना, कहां से जानना है, ये पता चल गया।
अब इस जानने के साथ करना क्या है? और फिर 8 होता है कि अगर तुम जान गए तीनों चीजें कि क्या क्या जानना है, किससे जानना है और करना क्या है, तो 8th इज रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ आ जाएगी अगर ये तीनों चीज जान गए, केस सेटिंग कर ली, परसीविंग कर ली और तुमने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, तो हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। यही है 5 to 8 में, यही है ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है इस 5th अफोरिज्म में किसी चीज के भी रिगार्डिंग अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट? सर जैसे हम लोगों को एक बार पढ़ाया गया था क्लास में कि अगर कोई पर्सन बारिश के अंदर भीग गया तो वो अगर मतलब या फिर बहुत सारे डिसीजेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन अपना खुद का उसका लाइफस्टाइल बेकार होता है और उसकी वजह से ही होता है, तो हम उसके अंदर मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर उसका रिजीम हम ठीक करते, डाइट एंड रेजिमेंट, तो वो भी मोर देन इनफ होता है। तो फिर हम उसको अलग से लेते हैं और हम एक्यूट को अलग से लेते हैं, तो फिर उसमें वो इनडिस्पोजिशन और एक्यूट का डिफरेंशिएशन पूछ रही हो? हाँ जी। इनडिस्पोजिशन अलग चीज है, अक्यूट डिजीजेस अलग चीज है। इनडिस्पोजिशन, देखो मैंने बोला ना तुमसे, इनडिस्पोजिशन का ऐसा डेफिनेशन दिया था कि अपना एक ऑनसेट होगा, अपना एक स्टेज होगा जो जाएगा और या तो हेल्थ में या तो डेथ में निकल जाएगा इनडिस्पोजिशन। ऐसा पढ़ा था इनडिस्पोजिशन के बारे में। इनडिस्पोजिशन एक बहुत ही ट्रिवियल फैक्टर है, एक ट्रिवियल कॉज है। मान लो तुम आई, कल तुमने रात को बहुत ज्यादा कहीं खाना खाया, शादी में गई, बहुत ज्यादा खाना खाया, सुबह तुम्हारा पेट अपसेट हो गया, तुमने किसी से पूछा क्या करूं, मैंने मतलब मान लो तुम मेरे से ही पूछी, मैं डॉक्टर हूं, तुमने मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा कल रात को हुआ, मेरा आज सुबह पेट अपसेट है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि थोड़ा दोपहर में खिचड़ी खाना, तुम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लो और शाम तक ठीक हो जाओगी। अब शाम तक ठीक हो गई तो क्या वो तुम्हें जरूरत है आगे मेडिकेशन की? क्या वो मेडिकेशन की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या वो तुम्हारे अंदर के वो लेट जो बोलते हैं ना ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा, अक्यूट डिजीजेस की डेफिनेशन में पढ़ते हो, क्या वो ऐसा हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, क्या तुम्हें उसके बाद जरूरत पड़ी? अगर ये कंटिन्यू कर रहा है अपने ही फैक्टर में 3-4 दिन का, ये कंटिन्यू करे पड़ा है, ये अपना एक ड्यूरेशन पीरियड चल रहा है उसका अक्यूट डिजीजेस की तरह जो डेफिनेशन में हम सुनते आए हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या इतना ज्यादा होता है इनडिस्पोजिशन? इस लेवल का इनडिस्पोजिशन होता है। इनडिस्पोजिशन में पढ़ोगे एक वर्ड लिखा है ट्रिवियल, बहुत ही छोटा, बहुत ही ट्रिवियल होता है वो, इतना ज्यादा नहीं होगा। और ये तुम्हारा एक परसेप्शन, सॉरी सर डेफिनेशन वाइज तो उसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में हम लोग उसको 3-4 दिन रोक के तो नहीं कहेंगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ डाइट एंड रेजिमेंट पे वेट करो। अच्छा, हमारे पास मेडिकेशन भी अवेलेबल होती है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकलिटी वाइज समझाता हूँ। जब भी पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक में आएगा ना, तो वो पहले दिन ही नहीं चला आएगा अगर उसको दिक्कत हो रही होगी। तो जब तुम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेती हो ना, तो जब भी पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है तो वो ऐसा नहीं आया कि आज सुबह हुआ और तुम्हारे पास 12 बजे पेशेंट पहुंच गया। जनरली प्रैक्टिकलिटी में हम देखते हैं कि 3-4 दिन से चल रहा है तो ही पेशेंट आता है दिखाने के लिए, नहीं तो दिखाने भी नहीं आता पेशेंट कि हाँ यार 3-4 दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा, क्या हो गया। अब अगर नॉर्मली आप देखते हो ना, बात करते हैं, अरे हो गया, कल ऐसा कुछ खा लिया होगा, इस वजह से हो गया होगा, गर्म पानी पीते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गर्म पानी पीने से ठीक नहीं हो रहा है, उसने ये प्रिकॉशन ले लिया, ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 दिन तक कंटिन्यू कर रहा है, तभी तुम्हारे पास आएगा। और अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, अगर तुम केस ले रही हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, जो प्रेजेंट में अभी उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का ये मतलब होता है ना कि अभी इस समय जब प्रेजेंट में तुम केस ले रही हो तो वो कंप्लेंट है प्रेजेंट, तो वो अक्यूट डिजीज है। अगर उसमें ऐसा कोई अक्यूट डिजीज जैसी बात है, अगर वो इनडिस्पोजिशन होता तो वो हो चुका होता, वो प्रेजेंट में लेके नहीं आता तुम्हारे पास कि ऐसा हुआ था। जैसे अगर एक पेशेंट है और उसके बैक एक है क्योंकि वो उसका पोस्चर ही सही नहीं है, तो अब ये तो उसकी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है ना कि वो सही से नहीं बैठता। अगर उसका पोस्चर ठीक होता तो फिर उसकी बैक एक नहीं होता, उसको वो चीज ना होती, सफर ना कर रहा होता। और उसका ये भी है कि
अगर वो कितनी भी दवाई भी ले लेगा, अगर वो अपना पोस्चर तभी भी ठीक नहीं करता, डाइट एंड रेजिमेंट तभी भी ठीक नहीं करता, तभी भी वो दवाई सही से काम कैसे करेगी उसके ऊपर। तो अब ऐसी कंडीशन में अब वो पर्सन जब आएगा तो उसने कहा कि मुझे तो 5-6 महीनों से प्रॉब्लम है, या 5-6 महीने भी नहीं, उसने कहा कि मुझे 1 वीक से बैक एक है। तो अब हमें यहाँ पे उसका ऑनसेट मिल गया, तो हम लोगों ने अगर चेक किया तो हमको मे बी हम उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं अपने आप को। तो ये कंडीशन किसके अंदर आएगी, ये इंडिस्पोजिशन के अंदर आएगी या फिर किस चीज के अंदर आएगी? ये इंडिस्पोजिशन के अंदर कैसे आएगी बताओ? इसमें क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें लगा कि ये इंडिस्पोजिशन है? नहीं, मेरा डाउट तभी है क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब उसका लाइफस्टाइल ऐसा था कि उसका पोस्चर ठीक नहीं था, तो पोस्चर ठीक ना होने की वजह से ही उसके अंदर आया। अगर मुझे उसके अंदर लाइक अगर कोई मियास्मेटिक वो एक मतलब उसका कॉज दिखाई देता तो मैं उसको कह सकती थी, बट उसका पोस्चर खराब है ना, मतलब फर्स्ट तो क्या कंडीशन ये पोस्चर खराब है? ये पोस्चर खराब होना ये अपने आप में एक कॉज नहीं है? हाँ, ये कॉज है, बट ऐसे तो फिर हर चीज का कॉज है। जैसे अब उसने खाना खाया, ओवर ईटिंग कर ली, तो वो भी तो कॉज ही है। तुम देखो बात नहीं समझ रही हो। अगर ये मान लो अगर ये तुम्हारा पोस्चर खराब है, ठीक है ना, 5-6 महीने तक ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत चल रही है, अब धीमे धीमे ये दिक्कत डेवलप हो गई क्योंकि उसको पोस्चर खराब होने की वजह से ये दिक्कतें होने लगी, ठीक है ना, बैक एक होने लगा। तो अब ये बैक एक अगर पोस्चर खराब है और तुम उसको बोली पोस्चर ठीक कर लो, तो बैक एक ठीक हो गया क्या उसका? ये तुमने अगर उससे बोल के देखा कि पोस्चर ठीक करो आप अपना और देखो सही हो जाएगा, तो वो पोस्चर ठीक करके नहीं देखी, ऐसा है? सर तो मैंने केस लिया नहीं था, मैंने भी सोचा। नहीं मैं ऐसे ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम ये ऐसा कोई केस आएगा, मान लो कि पोस्चर की वजह से वो बोल रहा है कि तुम्हें मेरे को बैक एक हो जाता है, तो तुम उससे बोलो पोस्चर ठीक करो। अगर पोस्चर ठीक होने के बाद भी बैक एक मेंटेन है, बैक एक हो रहा है, चाहे वो जितना पोस्चर ठीक कर ले, तो क्या वो इंडिस्पोजिशन होगा? हाँ, फिर वो तब नहीं होगा, बट वही आ जाता है कि तब हमें आइडेंटिफाई करके देखना पड़ेगा कि वो हम लोगों ने जब उस फैक्टर को हटा दिया तो फिर भी वो परसिस्ट कर रहा है। इसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं। एक तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एस्पेक्ट हटाने के बाद क्या वो परसिस्ट कर रहा है, और ये हमें बाद में भी हमारा जो बोलते हैं ना कि हम डाइट रेजिम बताते हैं, हम ये बताते हैं कि कैसे आपको साथ साथ में ये भी चीजें सुधारनी पड़ेंगी अगर आपको मैनेजमेंट, सो कॉल्ड होम्योपैथिक मैनेजमेंट जो हम बताते हैं, तो ये मैनेजमेंट पार्ट में आता है हमारे बाद में कि ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी, हमें इस पे भी ध्यान देना है। हाँ जी, खोल लिया? हाँ। अब इसमें पढ़ो क्या लिखा है, 150 एक बार पढ़ो। If a patient complains of one or more trivial symptoms that have been only observed a short time previously, the physician should not regard this as fully developed disease that requires serious medical aid. अब एक सेकंड यहाँ रुक जाओ, सीरियस मेडिकल एड तक। ये तुम्हारा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि शॉर्ट टाइम प्रीवियसली ये भी आ रहा है, शॉर्ट टाइम प्रीवियसली वो भी आ रहा है, तो अक्यूट कैसे और इंडिस्पोजिशन कैसे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पढ़ो। A slight alteration in the diet and regimen will usually suffice to dispel such an indisposition. क्या लिखा है कि एक शॉर्ट चेंज इन डाइट या एक शॉर्ट चेंज इन रेजिम ये इनफ होगा उस इंडिस्पोजिशन को हटाने के लिए, ठीक है ना? पहली चीज ये मैंने जो तुम्हें बोला कि इतना ही करोगी तो इंडिस्पोजिशन चला जाएगा, अगर एक्यूट डिजीज होगा तो नहीं जाएगा, वो ऐसे इंडिस्पोजिशन होगा तो जाएगा। यही चीज अब आओ एफोरिज्म 7 के फुटनोट में आओ। एक सेकंड। एफोरिज्म 7 के फुटनोट में आओ। नहीं आ रहा, रुक जाओ। राहुल म्यूट कर लो। आगे? हाँ। अब एफोरिज्म 7 के फुटनोट में क्या लिखा है? इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट, द इंडिस्पोजिशन देयर अपॉन जनरली सीजेस स्पॉन्टेनियसली। ये बोल रहा है यहाँ पर हैनीमैन कि कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले वो ये जो कॉज है, ये जो मेंटेनिंग कॉज है, तुम जो बोल रही हो ना बैक एक पोस्चर की वजह से है,
ये पोस्चर ठीक कराना, ये सबसे पहला कोई इंटेलिजेंट फिजिशियन को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो बोलेगा कि ये पोस्चर ठीक करिए आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। और इंडिस्पोजिशन विल सीज स्पॉन्टेनियसली, ये तुम्हारा आंसर है कि ये इंडिस्पोजिशन जो उस वजह से आई है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप चली जाएगी, सीज कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर नहीं कर रही है इसको करने के बाद भी तो इट इज नॉट इंडिस्पोजिशन, इट इज नॉट कि तुम्हें वहां दवाई नहीं देनी है और सिर्फ रेजीम बताना है। तब तुम्हें अक्यूट डिजीज की तरह, या फिर अब वो देखना है तुम्हें कि क्या है पूरा केस, अक्यूट की तरह उसको ट्रीट करना है। यहां पर डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा है। अगर 7th अफोरिज्म के फुटनोट को तुम ओराइली से या कुंजली के ट्रांसलेशन में पढ़ोगी तो वहां सीधे लिखा है कि इंटेलिजेंट फिजिशियन को ये बताने की जरूरत नहीं है। हनीमैन कह रहा है कि पहले आपको ये मेंटेनिंग कॉज, एक्साइटिंग कॉज हटाना है। पहला काम ये है, ये हटा दोगे, फिर भी अगर रह रहा है, ये हटा दोगे तो इंडिस्पोजिशन होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर ये हटाने के बाद फिर भी रह रहा है तो वो इंडिस्पोजिशन नहीं है, वो अक्यूट डिजीज है। हाँ जी, आया समझ में? अभी भी कोई डाउट है? कॉन्फिडेंट लग नहीं रहा। नहीं, वो ये नहीं है, पर मुझे ये है कि मतलब हमें ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। हम इसको बहुत ही क्लियर कट एक लाइन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अच्छा हाँ ये एक्यूट है। वो प्रैक्टिकली पहले थोड़ा करके देखेंगे कि हाँ मतलब वो अगर सीज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि वो एक्यूट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है, वो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। और कोई भी चीज होम्योपैथिक या किसी भी तुम फील्ड में ले लो, कोई भी चीज जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड होती है ना, प्रैक्टिकली कट आउट नहीं होती कि एकदम ये है तो ये है तो ये। ऐसा आप एकदम नहीं कह सकते, एकदम क्लियर कट नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ ये मिलेगा तो एकदम तुरंत ये मिलेगा तो एकदम तुरंत ये। हर इंसान के हिसाब से, हर केस के हिसाब से वेरिएबल होती हैं चीजें, उस हिसाब से हमें जज करना है। और ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ये जजमेंट और स्ट्रांग होता चला जाता है। ठीक है? हाँ जी। और किसी को कोई और डाउट? सेकेंड ईयर में से किसी को कोई डाउट है 5th अफोरिज्म में से? चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो खत्म करते हैं, नेक्स्ट चालू करेंगे कल फिर। ठीक है?